हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम दीर्घकालीन उत्पादन लागतों के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम अल्पकालीन उत्पादन लागतों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। साधनों की स्थिरता और परिवर्तनशील प्रकृति के आधार पर हम लागतों को भी अल्पकाल में दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। तो अल्पकाल की कुल लागत को हमने स्थिर और परिवर्तनशील, इसी प्रकार औसत लागत को भी स्थिर और परिवर्तनशील और सीमांत लागत के विषय में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम दीर्घकाल में उत्पादन लागतें कौन कौन सी होती है और उनको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, उनका आकार और स्वरूप कैसा होता है, उनको पढ़ेंगे। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन स्थिर प्रकृति का नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल में इतना समय होता है कि हम अपनी पूर्ति को पूरी तरह मांग के अनुरूप बना सकते हैं। तो दीर्घकाल में जो लागतें लगती है वे सभी परिवर्तनशील प्रकार की होती है। स्थिर लागत का दीर्घकाल से कोई संबंध नहीं होता। अतः दीर्घकाल में कौन कौन सी लागतें होती है उनको हम निम्न रूपों में बढ़ सकते हैं। पहला है कुल लागत। कुल लागत दीर्घकाल में लगने वाली लागत LTC कह सकते हैं हम, जिसको लॉन्ग टाइम टोटल कॉस्ट या लॉन्ग पीरियड की टोटल कॉस्ट कुल लागत। TC का मतलब टोटल कॉस्ट, दीर्घकालीन कुल लागत। देखिए, हम कुल लागत का अर्थ पहले भी देख चुके हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी साधन की जितनी इकाइयां प्रयोग में ली जाती है, उन इकाइयों को दी जाने वाली कीमत को या उन इकाइयों को मिलने वाले प्रतिफल को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारी जो लागत आती है उसको हम कहते हैं कुल लागत। तो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किसी साधन की विभिन्न इकाइयों को चुकाई जाने वाली कीमत या उनको चुकाया जाने वाला जो प्रतिफल होता है उसका योग ही क्या कहलाता है? कुल लागत। कुल लागत उत्पादन के नियमों के अनुसार चलती है। चूंकि उत्पादन के क्षेत्र में पहले वृद्धि नियम क्रियाशील होते हैं, फिर समता नियम क्रियाशील होते हैं और उसके बाद ह्रासमान नियम क्रियाशील होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब वृद्धि नियम चलता है तब तक कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। समता नियम लागू होने पर ये स्थिरता को प्राप्त करने लगती है और उत्पत्ति ह्रासमान नियम लागू होने के साथ ही कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जब ह्रासमान नियम क्रियाशील होगा तो उत्पादन में उस दर से वृद्धि नहीं होती जिस दर से साधन लगाए जाते हैं, तो लागत तो बढ़ जाती है लेकिन उत्पादन की दरें कम होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन की जो कुल लागत है वो उत्पादन के नियमों के अनुसार बढ़े चलेगी। पहले घटती दर से होगी, उसके बाद स्थिरता वाली और फिर बढ़ती दर से। दीर्घकाल में उत्पादन न होने पर, यदि उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो कुल लागत भी शून्य होगी, क्योंकि स्थिर और परिवर्तनशील लागत का डिफरेंस यहाँ खत्म हो जाता है। तो दीर्घकाल में यदि उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो कुल लागत भी नहीं लगेगी। इसको हम एक तालिका और रेखा चित्र द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तालिका व रेखा चित्र। ध्यान रखिए, अल्पकाल में कुल लागत उत्पादन नहीं करेंगे तब भी लगेगी, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन नहीं किया जा रहा है तब कुल लागत नहीं लगेगी। उत्पादन मात्रा, उत्पादन साधन मात्रा, और दूसरी तरफ लिख रही हूं मैं दीर्घकालीन कुल लागत या LTC क्या है? 0 से लेकर 7 इकाइयों तक उत्पादन कर रहे हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि 0 उत्पादन का स्तर है तो कुल लागत भी 0। 1 उत्पादन किया हमने 1 इकाई का तो हमारी कुल लागत लग रही है 10, फिर जैसे लग रही है 25। आप अपने हिसाब से कोई भी अंक लिख सकते हैं। पहले आपको घटती दर से लिखने हैं, स्थिरता लानी है, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ने लगती है। 50 तीसरी इकाई पर, चौथी इकाई पर है 100, पांचवी इकाई पर जैसे हम लिख रहे हैं 200, फिर 300, फिर लिख रही हूं मैं 700। 0 उत्पादन होने पर ये 0 है। 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, 1 साधन मात्रा लगा रहे हैं तो उनको 10 रुपए लागत देनी पड़ रही है, कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ।
2 पे 25, 3 पे 50, 4 पे 100, 5 पे 200, 6 पे 300 और 7 पे 700। यदि हम इसका रेखा चित्र बनाते हैं तो देखिए धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी ये। ओ एक्स अक्ष पर हमें साधन इकाइयां लेनी है, साधन मात्राएं, साधन मात्रा, और ओ वाई अक्ष पर मैं ले रही हूं कुल लागत को, कुल लागत, दीर्घकाल की कुल लागत है ये। अपने हिसाब से कोई भी आप उचित पैमाना मानकर इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ हम 50-50 के डिफरेंस से लिख रहे हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700 तक दर्शाने हैं। तो आप ध्यान रखिए आपके जो अंक हैं वो आ जाने चाहिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 और यहाँ पे है 700 TC। ठीक है, अब 0 पे 0 यानी 0 से स्टार्ट होगी दीर्घकाल की कुल लागत। 1 पे है ये 10, साधन मात्राएं भी लिखनी है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पैमाना आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, रेखा चित्र बनाने का तरीका आपको बता ही रखा है। 0 पे 0 है, 1 पे 10 लेना है आपको, 1 पे 10, 2 पे 25 यानी 50 का जहां आधा पड़ रहा है वहां, 3 पे 50, 3 पे फिक्स 50 पे निशान लगा देंगे आप, 4 पे 100 का निशान लगाएंगे, 5 पे 200 का, 6 पे 300 का और 7 पे 700 का। ये सिद्ध करिए, पहले ये घटती दर से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है इसमें और फिर तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गई है। इसको कहेंगे हम LTC। पैमाना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसके आधार पर अपना रेखा चित्र निरूपित कर सकते हैं। एक तरफ आपको साधन इकाइयां लिखनी है, दूसरी तरफ आपको लागत दर्शानी है। अर्थ वही है कुल लागत का जो हमने अल्पकाल में देखा था, कोई डिफरेंस अर्थ नहीं है। किसी साधन की जितनी इकाइयां हम उत्पादन कार्य में प्रयुक्त करते हैं उनको चुकाई जाने वाली कीमत को हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो सीमांत इकाइयां हैं उनको चुकाए जाने वाले प्रतिफल को जोड़कर हम दीर्घकाल की कुल लागत प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी जो दीर्घकाल के अंदर लागतें लगती है वो है औसत लागत। औसत में भी हमारी स्थिरता और परिवर्तनशीलता का जो डिफरेंस है वो दीर्घकाल में नहीं चलेगा, केवल एक ही प्रकार की लागत के रूप में हम उसको पढ़ेंगे, औसत लागत के रूप में। क्योंकि कुल लागत भी जब स्थिर और परिवर्तनशील का भेद खत्म कर देती है तो औसत लागत भी भेद खत्म कर देगी। औसत लागत दीर्घकाल की औसत लागत, यहां मैं L शब्द इसलिए लिख रही हूं ताकि समझ में आ जाए कि लॉन्ग टाइम की एवरेज कॉस्ट है। लॉन्ग टाइम की एवरेज कॉस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी हम कुल लागत में उत्पादन साधन मात्रा या उत्पादन साधन मात्रा की इकाइयां जो भी हम प्रयोग में ले रहे हैं उसका भाग दे दें तो हमें दीर्घकाल की औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। दीर्घकालीन औसत लागत देखिए कैसे ज्ञात करना है। जो हमारे पास कुल लागत होती है यदि हम उसमें उत्पादन साधन मात्राओं का भाग दे दें तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। औसत एवरेज निकालने का जनरल तरीका यही है, कुल में आप इकाइयों का भाग दे दीजिए तो आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ लागत लग रही है तो औसत लागत निकालने के लिए आप कुल लागत में उत्पादन साधन इकाइयों का भाग दे देंगे। चूंकि दीर्घकाल क्या होता है? अल्पकाल से बनता है, तो अल्पकाल की यदि विभिन्न औसत लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श कराती हुई यदि हम एक रेखा खींचते हैं तब भी हम दीर्घकाल की औसत लागत प्राप्त कर सकते हैं। यानी अल्पकाल की जितने औसत लागत वक्र हैं उनका जो न्यूनतम बिंदु है उनको स्पर्श करती हुई यदि एक रेखा बना ली जाए तब भी दीर्घकाल की औसत लागत प्राप्त की जा सकती है। इसका आकार भी अंग्रेजी के U जैसा होता है, लेकिन
दीर्घकाल की औसत लागत अल्पकालीन औसत लागत से अपेक्षाकृत अधिक चपटा शेप लिए हुए रहती है। तो दीर्घकाल की औसत लागत को हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। सूत्र इसका वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन औसत लागत या LAC को तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। LAC तालिका और रेखा चित्र। उत्पादन साधन मात्रा हम पहले वाली ही ले रहे हैं जो हमने कुल लागत के लिए ली थी। उत्पादन साधन मात्रा, फिर कुल लागत यानी TC। आप LTC लिखते हैं तब भी गलत नहीं है, केवल TC लिख दिया है तब भी गलत नहीं है। LTC यानी लॉन्ग टाइम की और LAC लॉन्ग टाइम की एवरेज कॉस्ट को सूचित करेगी। देखिए हमारी साधन मात्राएं थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ हमने 0 उत्पादन था तो LTC 0 लग रही थी। उसके बाद लग रही थी 10, फिर लग रही थी 25, फिर लग रही थी 50, फिर 100, फिर 200, फिर 300 लग रही थी और फिर 700 लग रही थी। अब इनका एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है, 0 में टोटल कॉस्ट में किसका भाग देना है आपको, LAC निकालने का सूत्र क्या है, LAC इज इक्वल टू LTC अपॉन क्वांटिटी। तो LAC के मान कैसे आएंगे, 0 में 0 का भाग देंगे तो 0, 10 में 1 का भाग देंगे तो 10, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5, 50 में आप 3 का भाग दे देंगे तो आपका आएगा 16.6, फिर आ जाएगा 25, 40, फिर 50 और 7 में भाग देंगे तो 100। अब जो आपको आंकड़े मिले हैं इनके आधार पर आप अपना रेखा चित्र सूचित कर सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जितने अल्पकाल के औसत लागत वक्र आपके पास हैं उनको जोड़कर भी उनके न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श कराती हुई यदि आप एक रेखा खींचते हैं तब भी आपको क्या मिल जाएगा, दीर्घकालीन औसत लागत। हम यहाँ पर जनरल एक चित्र बना रहे हैं जिसमें ये देखिए ऐसे C1 यानी ऐसे C1 का मतलब है अल्पकाल का पहला औसत लागत वक्र है। उसके बाद में ऐसे C2, ऐसे C2, ये 1 है, ये 2 है, फिर ऐसे C3 बना रही में, ऐसे C3 शॉर्ट टाइम की एवरेज कॉस्ट, ऐसे C4, ऐसे C4, ऐसे C5, ऐसे C5 और ऐसे C6। 6 अल्पकालीन औसत लागत वक्र बनाए मैंने, इनके न्यूनतम बिंदुओं को टच करती हुई। न्यूनतम बिंदु कौन सा, देखिए सबसे नीचे वाला बिंदु होगा वो न्यूनतम बिंदु। इसका ऐसे C2 का न्यूनतम बिंदु यहाँ आ रहा है, ऐसे C3 का यहाँ आ रहा है, ऐसे C4 का यहाँ, ऐसे C5 का ये। तो देखिए इतने सारे जो न्यूनतम बिंदु हमें मिले, यदि हम इनको स्पर्श कराती हुई एक स्पर्श रेखा बना ले तो जो वक्र हमें मिलेगा ये भी क्या कहलाएगा, हमारा LAC। ये डॉट वाली जो रेखा खींची है ये LAC को सूचित करेगी, या फिर आप इन आंकड़ों के आधार पर भी अपना रेखा चित्र बना सकते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि दीर्घकाल की जो औसत लागत है विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं के योग से भी सूचित की जा सकती है, या फिर LTC में आप उत्पादन साधन इकाइयों का भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, LAC लॉन्ग टाइम की एवरेज कॉस्ट। और इसका आकार अंग्रेजी के U जैसा होता है, लेकिन ये अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घकाल की सीमांत लागत और दीर्घकालीन सीमांत और औसत लागत वक्रों के बीच क्या संबंध होता है उसको देखेंगे। धन्यवाद।